हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर 2 केमिस्ट्री हमारा वैद्युत रसायन का है, जो कि कोलराउस का नियम है। कोलराउस का नियम आपको तो पता होगा कितना पूछा जाता है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। कोलराउस के नियम, इसके अनुप्रयोग, ये इसका फार्मूला, ये बहुत पूछा जाता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि चैप्टर 2 का है। और यह चैप्टर 2 का बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा नंबर दिलाकर जाएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। तो कोलराउस के नियम के अनुसार, या तो फिर इस नियम के अनुसार, अनंत अनंतता पर किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की मोलर चालकता, अनंत अनंतता पर किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की मोलर चालकता उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों के मोलर चालकताओं के योग के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। अब आइए हम आपको इसकी फार्मूला के माध्यम से इसको हम आपको समझाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, अनंत तंता पर किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन के धन आयनों तथा ऋण आयनों के मोलर चालकताओं के योग को, योग बोले तो जोड़ को, फिर से देख लीजिए। अनंत तंता पर किसी विलयन के विद्युत अपघट्ट का मोलर चालकता उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे ही कहते हैं हम कोलराउस का नियम। अनंत तंता पर किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन की मोलर चालकताओं का योग को हम देखिए, मोलर चालकताओं के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, इसे ही हम मोलर चालकता कहते हैं। देखिए, इसका सूत्र होता है लेमडा एम इनफाइनाइट इज इक्वल टू लेमडा एम प्लस इनफाइनाइट प्लस, फिर यहाँ देखिए लेमडा एम इनफाइनाइट माइनस। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा कोलराउस का नियम, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ लेते हैं। इसके कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग देखिए, अनंत दूर पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में, देखिए यहाँ पर इसकी मोलर चालकता ज्ञात करने में किया जाता है इसका उपयोग। और कहा किया जाता है तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन में टूट जाने की क्रिया में कि वियोजन की मात्रा की गणना करने में किया जाता है। तो जब इसका और इसका जैसे ये योग है ना दोस्तों, यानी जो प्लस है ना, ये वियोजित हो जाएगा यानी अलग अलग हो जाएगा, तो उनकी गणना करने में भी किया जाता है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये तो था ही, परंतु अब इसके बाद और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। कह सकते हैं इस चैप्टर का ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है दोस्तों, फैराडे का नियम। फैराडे ने मुख्यतः 2 नियम दिए, नंबर 1 प्रथम नियम, नंबर 2 द्वितीय नियम। आइए देखते हैं पहले हम फैराडे का प्रथम नियम देखते हैं। क्या कह रहा है, तो इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन से मुक्त मतलब ऊपर चले गए, मतलब कह सकते हैं कि निकल गए, मुक्त हुए तथा इलेक्ट्रॉन पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा देखिए, कह रहा है कि इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन से मुक्त हुए तथा इलेक्ट्रॉन पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। जो पदार्थों की मात्रा होता है वो विद्युत अपघट्ट के प्रवाहित आवेश, जो विद्युत अपघट्ट में आवेश प्रवाहित, जैसे ये विद्युत अपघट्ट है, इसमें आवेश प्रवाहित होगा तो उस क्या होगा दोस्तों, समानुपाती होगा। देखिए जैसे W समानुपाती क्यों, तो ये किसके, देखिए क्या कह रहा है, पदार्थों के देखिए आवेश के समानुपाती होता है। तो ये हमारा क्या होता है, देखिए फिर से देख लीजिए। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन से मुक्त हुए तथा इलेक्ट्रॉन पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। किसके, तो आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है, आवेश को हम दर्शाते हैं क्यों से, ठीक जैसे आपको पता ही होगा, इसको बोलते हैं आवेश। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, वर्क। ठीक है, तो जब हम प्रपोर्शन देखिए, W बराबर हमने क्या लिखा, प्रोपोर्शनल। क्यू को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो जैसे आपको पता होगा क्यू बराबर हम IT भी लिख सकते हैं ना, इसी प्रकार हमने लिखा क्यू बराबर IT लिखा। ठीक है दोस्तों,
जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, जब इसका चिन्ह हम हटाएंगे, किसका चिन्ह, इसका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो हम यहाँ पर z लिख सकते हैं दोस्तों, लिख देंगे, जो कि हमारा नियत होता है, ठीक है, z लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होगा, फिर देखिए W बराबर z IT हो जाएगा। अब देखिए यदि आपका जो कूलाम होता है Q बराबर, अगर हम 1 मान लेते हैं, Q बराबर 1 होता है, तो W बराबर हमारा होता है z क्यों, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Z इंटू 1, अर्थात कह सकते हैं W बराबर हमारे पास क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो W बराबर हमारे पास प्राप्त होगा Z, क्या प्राप्त होगा, Z प्राप्त होगा। यही होता है हमारा यही होता है हमारा क्या दोस्तों, यही होता है हमारा फैराडे का प्रथम नियम का फार्मूला, और यही होता है हमारा फैराडे का प्रथम नियम। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा फैराडे का द्वितीय नियम, सेकंड नियम ऑफ फैराडे। आइए देखते हैं दोस्तों द्वितीय नियम फैराडे का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है इस नियम के अनुसार जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इलेक्ट्रॉन पर एकत्रित व मुक्त पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। किसके समानुपाती होते हैं, समानुपाती होता है। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये विभिन्न उपकरण हैं, ठीक है, विभिन्न उपकरणों पर एकत्रित हुए तथा यहाँ से एकत्रित हुए तथा मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की मात्रा क्या कहलाती है, हमारा फैराडे का द्वितीय नियम कहलाती है। जैसे देखिए इस नियम के अनुसार जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों में, विभिन्न विद्युत अपघट्ट हो गए, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती हो, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती हो, तो इलेक्ट्रॉन पर एकत्रित हुए या इलेक्ट्रॉन से मुक्त होने वाले जो इसमें पदार्थ होता है, उसके तुल्यांकी भार क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे यहाँ देखिए, तो हमने पहला पदार्थ मान लिया W प्रोपोर्शनल, देखिए कि W जो हमारा होता है किसके, E1 के समानुपाती होता है, और जो W होता है ये किसका होता है, E2 के समान। देखिए जब E2, देखिए पहले ये मान लिया था, दूसरा ये लिया था, ठीक है, हमने पहला ये वाला माना था, क्योंकि यहाँ पर 2 विद्युत अपघट्य थे ना। यहाँ देखिए हमने क्या कहा था, जब विभिन्न विद्युत अपघट्य, मतलब विभिन्न मतलब एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ देखिए ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो W बराबर हमारा क्या आ जाएगा, K, तो समानुपाती का चिन्ह हटाते ही हमारे पास क्या आ जाता है, K आ जाता है, ठीक है, तो W बराबर K E1 हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे देखिए यहाँ पर W बराबर K E2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K E2, ठीक है। तो हम लेंगे अब W1 अपॉन W2, तो हमारा देखिए दोस्तों E1 अपॉन E2 हो जाएगा, और हमारा K से K क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए हमने क्या प्राप्त किया था, W बराबर ZIT प्राप्त किया था ना, तो वही उठाकर यहाँ रख देते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, तो Z1 IT अपॉन Z2 IT, तो IT से IT कट जाता है, ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या बचता है, तो हमारा बचता है Z1 अपॉन Z2, देखिए बचता है ना, बराबर E1 अपॉन E2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास W1 अपॉन W2 था, यहाँ लिख दिए, बराबर E1 अपॉन E2 था, लिख दिए। अब इसके देखिए इसके बराबर में क्या बचा था, Z1 अपॉन Z2, तो यहाँ लिख दिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो हमारा एक फैराडे का इसमें मात्रक होता है या नियतांक होता है, या कुछ भी कह लीजिए, तो एक फैराडे का मात्रक होता है 96,500 जूल। कितना दोस्तों, 96,500 जूल होता है इसका मात्रक, ठीक है दोस्तों। ये हमारे 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिखाई देंगे, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करिए। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हमने इतना क्वेश्चन देख लिया है, आइए देखते हैं 3 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या नाम है इसका, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जो यह बताता है कि, विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है कि जो यह बताता है कि वह विद्युत पदार्थ विद्युत धारा, देखो विद्युत धारा के प्रवाह का कितने दृढ़ता से विरोध करेगी। अर्थात कह सकते हैं कि देखिए विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जो कि यह बताता है कि वह पदार्थ
जो उसमें घुल पदार्थ हो, वह पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह को, जब विद्युत धारा बहेगी तो उसका कितना दृढ़ता से विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है। ठीक है, देखिए जब हम रो इधर लेकर आएंगे, इसको इधर देखिए ऐसे, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, रो इधर लेकर आए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है दोस्तों 1 है, यहाँ पर रो लेकर आए और आर यहाँ ले जाएंगे तो रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, अतः हम मान लेते हैं कि ए बराबर हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर है और एल बराबर हमारे पास कितना है, तो एल बराबर हमारे पास 1 है। तो हम यहाँ पर 1 रखेंगे आर हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, P इक्वल टू आर। यही होता है हमारा किसका दोस्तों, यही होता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। सेल के प्लेटों के बीच दूरी तथा प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात को, मान लीजिए जो दो सेल हैं उनके बीच की दूरी तथा उनके क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट के अनुपात को ही क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं, या अर्थात यही सेल स्थिरांक कहलाता है। दो सेल हैं उनके देखिए दो प्लेट सेल की प्लेट हैं, दो सेल की प्लेट हैं और जो उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा दोस्तों, उनके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा जो नीचे कटता है, ठीक है, क्षेत्रफल होगा, तो दोनों सेल के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा उसको ही क्या कहेंगे, सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे हम किससे दर्शाते हैं, तो चाई से दर्शाते हैं। तो हमारा हो जाएगा चाई, इसको एक्स भी मान सकते हो, ठीक है, चाई बराबर एल अपॉन ए हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, तो मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं मीटर से मीटर कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ मीटर, ऊपर जाएगा तो इनवर्स क्या जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, तुल्यांकी चालकता। क्या दोस्तों, तुल्यांकी चालकता। आइए देखते हैं, किसी विद्युत अपघट की 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा, मान लीजिए कोई विद्युत अपघट्य है उसमें 1 ग्राम कोई तुल्यांकी भार है, ठीक है, द्वारा विलयन के दिए गए कुल आयनों की चालकता, उसमें जो कुल आयन दिए जाएंगे उसकी आयन की चालकता क्या कहलाएगी दोस्तों, तुल्यांकी चालकता कहते हैं, या वही तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। इसको हम किससे दर्शाते हैं, इसको दर्शाते हैं लेम्डा EQ से। EQ जो होता है इक्विवेलेंट होता है, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, देखिए लेम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, K इंटू 1000 अपॉन N, K इंटू 1000 अपॉन N। जो हमारा K होता है ये होता है विशिष्ट चालकता, N जो होता है ये होता है नॉर्मलता, और जो EU होता है के, देखिए यहाँ पर लेम्डा EQ होता है, ये होता है हमारा तुल्यांकी चालकता। तो आइए देखिए हम आपको सबको दिखा दिए हैं यहाँ पर, जो हमारा लेम्डा EQ है ये होता है हमारा तुल्यांकी चालकता, जो हमारा K है ये होता है हमारा विशिष्ट चालकता, और जो हमारा N है ये होता है हमारा नॉर्मलता। क्या होता है, यही होता है हमारा नॉर्मलता होता है। इसका मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक, या इस प्रकार लिख सकते हैं S माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए साइमन, यहाँ देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट क्या होता है, तुल्यांक होता है, क्या होता है, तुल्यांक होता है दोस्तों। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो 3 क्वेश्चन जो है दोस्तों ये हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत देखने को मिलते हैं। क्या नाम है, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और नेल्सन समीकरण, या इसे नष्ट समीकरण भी कहते हैं। आइए देखते हैं पहले इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। देखिए पहले डायग्राम समझा देते हैं आपको, फिर उसके बाद हम आपको समझाएंगे परिभाषा। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये कोई पात्र है, ठीक है दोस्तों, क्या है, पात्र है, इसमें मान लीजिए कोई विलयन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, मान लीजिए इसमें कोई विलयन भरा है, ठीक है, इसमें कोई विलयन भरा हुआ है। इस विलयन में एक मान लीजिए हम यहाँ पर जिंक की क्या कर देते हैं, छान डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं दोस्तों, तो इसमें हम जिंक की छान डाल देते हैं, यानी जिंक की छान किसमें डाल देते हैं, तो इस विलयन में डाल देते हैं। तो ये किसकी है, जिंक की, ठीक है दोस्तों, किसकी क्षण है, जिंक की क्षण है। तो पता है दोस्तों ये जिसकी क्षण पड़ेगी ना, जैसे जिंक की क्षण पड़ रही है ना,
तो ये उसी के विलयन होगा। अर्थात कह सकते हैं जैसे जिंक का क्षण है तो इसमें जिंक यानी कह सकते हैं जिंक सल्फेट ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिंक सल्फेट पड़ेगा तभी क्रियाएं होगी। अर्थात कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं दोस्तों, तो इसमें कह सकते हैं जब किसी धातु के क्षण को उसी के विलयन में क्या किया जाता है, डुबोया जाता है। तो विलयन में डुबोया जाता है तो क्या होता है पता है दोस्तों, जब डुबोया जाता है तो उसी धातु के सापेक्ष किसके, तो धातु के सापेक्ष किसका, विलयन का, धातु के सापेक्ष विलयन का क्या हो जाता है, तो धातु के सापेक्ष विलयन का धनावेशित एवं ऋणावेशित उत्पन्न हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं ये धन आवेश अलग हो जाता है और ऋणावेश अलग हो जाता है। तो इन्हीं के मध्य धनावेशित और ऋणावेशित क्षण के मध्य उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। अब आइए इसको हम समझ लेते हैं। देखिए जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के विलयन में, देखिए मान लीजिए हमारे पास धातु क्या है, हमने कहा जिंक धातु है, ठीक है, हमने जिंक धातु की क्षण को डाला, ठीक है, फिर क्या करा है, उसी धातु के विलयन मतलब जो क्षण डालेंगे आप, जैसे आप लोहे की क्षण डालेंगे तो इसमें आप लोहा सल्फेट यानी कह सकते हैं आयरन सल्फेट लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार इसमें हमने डाला जिंक, तो यहाँ पर हम लेंगे जिंक सल्फेट का, इसमें क्या लेंगे, विलयन लेंगे, ठीक है। उसी धातु के विलयन में क्या करते हैं दोस्तों, डुबोया जाता है तो धातु की क्षण क्या हो जाता है, धातु के क्षण के सापेक्ष क्या हो जाता है, धनावेशित व ऋणावेशित हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं वो धनावेशित हो जाता है और ऋणावेशित में टूट जाता है, ठीक है, धनावेशित और ऋणावेशित हो जाता है। धातु के क्षण व विलयन के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है, या कह सकते हैं जो विभवांतर उत्पन्न होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर से देख लीजिए, जो धातु होता है, धातु की जिस चीज का धातु रहता है उसी का वो विलयन रहना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं दोस्तों, जब किसी धातु के क्षण को उसी के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन के सापेक्ष देखिए जो धातु के सापेक्ष विलयन के जो विलयन के मध्य क्या उत्पन्न होगा, विभव उत्पन्न होगा, उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, किसको, तो जो इलेक्ट्रोड विभव होता है दोस्तों इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, अब आइए देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। जिस प्रकार ये था उसी प्रकार ये है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। बस क्या डिफरेंट है, तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के क्षण को लवण में कह सकते हैं, उसी धातु के क्षण के लवण में विलयन में डुबोया जाता है, लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो क्या हो जाता है, धातु के क्षण धनावेशित व ऋणावेशित हो जाते हैं। इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार की घटना या किस प्रकार से उत्पन्न विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, हमने बताया था। ठीक उसी प्रकार जब इस पे हम इसका नीचे हम 25 डिग्री सेल्सियस तापमान गर्म करेंगे और इस पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये हमारे पास कोई पात्र है, ठीक है, इसमें हमने क्या भर दिया है, तो हमने बताया दोस्तों ये जो हमारा देखिए इसे हमने कोई विलयन डाल दिया है, जो क्षण, तो ये क्षण का नाम हो गया। जैसे हमारे पास जिंक है तो जिंक की क्षण को हम जिंक सल्फेट में डुबोया जाता है, किसमें, जिंक सल्फेट में डुबोते हैं, और डुबोने के पश्चात इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम दोस्तों इस पर क्या करेंगे, इसको नीचे से 25 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे और एक वायुमंडलीय दाब देंगे। क्या, एक वायुमंडलीय दाब इसमें दाबेंगे, तो उसके पश्चात जो धातु के क्षण रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, धनावेशित और ऋणावेशित हो जाएंगे। तो इसी घटना को, इसी प्रकार से उत्पन्न विभव को ही हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेल्सन समीकरण। क्या देखते हैं दोस्तों, नेल्सन समीकरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आपको पेपर में न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है, जब धातु की क्षण को
उसी के बिलियन में। देखिए तीनों सेम है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए इसको तीनों हमने साथ इसीलिए हमने इसको तीनों साथ में करवा दिया। जब धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ में एक निश्चित विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विभव उत्पन्न हो जाता है, तो हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? नियंत्रण समीकरण। देखिए इसमें निश्चित विभव उत्पन्न होता है। इसमें कैसा विभव उत्पन्न होता है? तो निश्चित विभव उत्पन्न हो जाता है प्रकाश की घटना को, या फिर निश्चित विभव उत्पन्न हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? नियंत्रण समीकरण कहते हैं। ई सेल बराबर है ई सेल नॉट, क्या होता है इसका फार्मूला? ई सेल बराबर है ई सेल नॉट माइनस 0.0591/n log 10। जो ऊपर होता है वो एनोड होता है, जो नीचे होता है वो कैथोड होता है। तो ये हुआ दोस्तों हमारा पार्ट 2 आज खत्म हो गया। ठीक है, पार्ट 2 हमारा खत्म हो गया, यानी लेसन 2 खत्म हो गया, लेसन 1 भी कंप्लीट हो गया, लेसन 2 भी कंप्लीट हो गया। यदि लेसन 1 आप बिलियन पूरा नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप इसका मिलते हैं फिर किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।